सबको नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी को इससे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत सुस्वागत। आज आप लोगों को मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ 8th ग्रेड CBSE अध्याय 5 अरब और मंगोल। जैसा कि ये अरबपतियों के बारे में बातचीत करूँगा, मंगोल के बारे में बात करूँगा और मुग़ल के बारे में बात करूँगा। इन सब के बारे में आज इस लेसन में, जैसा कि शुरुआती अध्याय 5th अध्याय में पढ़ाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य का शासक थे, हर्षवर्धन नामक एक शासक थे। उत्तर भारत में बहुत बड़े अच्छे शासक हैं उन्होंने। उनका साम्राज्य बहुत बढ़िया साम्राज्य है और विद्वान चीनी यात्री हुयानसांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे। उस समय जब हर्ष जो बड़े शासक है, अच्छे शासक है, उनके समय में जब बहुत बड़े विद्वान हैं चीनी के, हुयानसांग नामक एक बड़े विद्वान, वो अध्ययन कर रहे थे नालंदा विश्वविद्यालय में। उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था। उसी समय में अरब में मुस्लिम ज़्यादा वहाँ पर दूसरे जमात के लोग रहते थे पहले में, अब जाके पूरे मुस्लिम हो गए हैं। जब दूसरे यहूदी लोग होते थे, उन लोगों ने पूरा विश्वास किया है, बाद में मुसलमान हो गए हैं। तभी मुसलमान होना शुरू किए हैं अरब में। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में इसे लगभग 600 वर्ष लग गए। जब अरब में थोड़ा सा वो होने लगे मुसलमान, वो होते भारत तक पहुंचने में 600 साल लग गए। और जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया, तब वह बहुत बदल चुका था। जब अरब लोगों ने भारत के अंदर प्रवेश किए हैं, तब इंडिया का पूरा राजनीति बदल गया है और उसके नेता दूसरे लोग थे। अरब वाले भारत के उत्तर पश्चिम छोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए। इंडिया में जो नेता लोग होते हैं वो दूसरे लोग हैं। जब इंडिया के पश्चिम छोर तक वो आए, वहाँ पर ही रुक गए। अरब सभ्यता का क्रमशः पतन हुआ और मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियाँ आगे आई। जैसे कि मध्य एशिया, पश्चिम एशिया में अरब लोग वहाँ पर रुक गए थे, तुर्की लोग यहाँ पर आगे बढ़े थे। भारत के सीमावर्ती प्रदेश से यही तुर्क और अफ़गान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत लाए। जैसा कि तुर्की लोग और अफ़गान के लोग, बहुत सारे लोग मिलकर भारत में जब एक व्यापार करने के लिए यहाँ आए, सब मिलकर एक ही जैसा आए थे।
अरबों ने बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैलकर तमाम इलाक़ों में फतह किए। अरब लोग जो होते हैं वो लोग जब इंडिया में पहुँचे तो बहुत दूर तक उनका साम्राज्य जताया और उनका काम जताए और उन्होंने इतना नाम कमाया है कि पूरा इंडिया को आक्रमण कर लिया है। पर भारत में वे तब भी और बाद में भी सिंधी से आगे नहीं बढ़े। जितना नाम कमाए सिंध से आगे नहीं जा सके। शायद भारत तभी भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए काफ़ी मजबूत था। आक्रमणकारियों को जिस तरह से हमारे देश के ऊपर जो भी आक्रमण करते थे उन लोगों को रोकने के लिए जब हमारे पास जो फ़ौज है बहुत तेज़ी था, अच्छा था, अभी भी ऐसा ही है। किसी हद तक इसका कारण अरबों के आंतरिक झगड़े भी हो सकते थे। ये जो आक्रमण करने के बाद आगे बढ़ना चाहते थे सिंध से आगे नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ पर जो हमारे जो फ़ौज लोग बहुत अच्छे थे, घट थे, तंदुरुस्त थे, तो इस तरह से आगे बढ़ने में वो नहीं जा सकते थे। उनमें ही गाली गलौज जैसा कि लड़ाई करते थे अरब लोग। सिंधी बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हो गया। सिंधी बगदाद जैसा कि वो दो अलग होकर एक छोटा सा राज्य हो गए थे। केंद्रीय सत्ता का अलग होकर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हो गया। हालांकि आक्रमण नहीं हुआ पर भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ने लगा। जब सिंध से अफ़गानिस्तान के अंतर्गत जिस तरह से दूसरों की तरफ से थोड़ा बहुत परेशानी आई थी तो भी तब भारत आक्रमण नहीं किया था उनके ऊपर क्योंकि भारत और अरबों के बीच जो संबंध थे बहुत अच्छे थे। दोनों ओर से यात्रियों का आना जाना हुआ। राजदूतावासों के अलग अदला बदली हुई। भारतीय पुस्तकें विशेषकर गणित और खगोल शास्त्र पर बगदाद पहुंची और वह अरबी में उनके अनुवाद हुए। जैसा कि अरब लोग और हिंदुस्तान के लोगों के बीच जो अलन पालन, जो रहन सहन, जो अच्छाई जो होती है वो चलती रही। जब चलती रही थी तो इंडिया के दूत जैसा कि अफ़गानिस्तान जाते थे, वहाँ के दूत यहाँ आते थे, बगदाद आते थे। यहाँ के मैथ्स के जो खगोल शास्त्र जो होता है, गणित जो होता है, वो वहाँ बगदाद को लेकर गया था। वही खगोल शास्त्र, वही जो होता है, वह हमारे जो गणित जो होता है, मैथ्स जो होता है, खगोल शास्त्र जो होता है, वो लोग वहाँ पर अरबी में तर्जुमा करके उनके बच्चों को भी उसी से पढ़वाया करते थे। बहुत से अनुवाद भारतीय चिकित्सक बगदाद गए। यह व्यापार और सांस्कृतिक संबंध उत्तर भारत तक सीमित नहीं थे। यहाँ से जैसा कि इंडिया से बहुत सारे लोग बगदाद गए थे, अफ़गानिस्तान गए थे और सीमित नहीं है वहाँ पर ही, ये अलग अलग प्रदेशों में भी जाते रहे। जैसा कि इंडिया का जो भी गणित है, जो भी चिकित्सा शास्त्र है, ये पूरे जो चीज़ें होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं, जिस तरह से लोग ज़्यादा लाइक करते हैं हमारे गणित को, हमारे खगोल शास्त्र को, पूरा दुनिया, उसी तरह से अरबी लोगों ने भी हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत ज़्यादा लाइक करते थे।
भारत के दक्षिण राज्यों ने भी उसमें हिस्सा लिया। विशेषकर राष्ट्रकूटों ने जो भारत के पश्चिमी तट से व्यापार किया करते थे, जैसा कि विशेषकर भारत के दक्षिण राज्य में अनेक राज्यों में उन्होंने हिस्सा लिया। अरबपतियों ने उसी में उनका काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे और इसी तरह से उनका राज्य फैलता रहा, उन्होंने व्यापार करते रहे। हमारे इंडियंस जो भी जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर व्यापार सिखाते हैं, अच्छाई को सिखाते हैं, सब चीज़ों को सिखा के ही आते हैं। इस लगातार संपर्क के कारण भारतीयों को अनिवार्य रूप से इस नए धर्म इस्लाम की जानकारी हो गई। भारत के साथ जिस तरह से अफ़गानिस्तान या बगदाद इस्लामी स्टेट जो यहाँ आने जाते रहे, दोनों के बीच जो अच्छे संबंध रहे, ये सबको देखते देखते ही उनको अच्छा लगा। उनको मालूम हुआ है कि इस्लाम नामक एक जात है, इस्लाम नामक एक जनता है, जैसा कि इस्लामी जाति के लोग भी है, एक नया जात है, एक नया भाषा है उनकी बोल के इंडियंस लोग पहचानने लगे। इस नए धर्म को फैलाने के लिए प्रचारक भी आए और उनका स्वागत हुआ। जैसा कि हमारा इस्लाम जो है, जैसा कि दूसरे दौर से अफ़गानिस्तान अरब कंट्री से जो इस्लाम के लोग प्रचारक जो है आए थे, उनका स्वागत भी बहुत बढ़िया किया गया है, उनके इस्तकबाल बहुत बढ़िया किया गया है। और उन्होंने जब शुरू किया है कि धर्म को फैलाना शुरू कर दिए हैं, कहाँ से आके? अरब से आके। मस्जिदें बनी, ना शासन ने इनका विरोध किया, ना जनता ने, ना कोई धार्मिक झगड़े हुए। सब धर्मों का आधार और पूजा के सभी तरीकों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार करना भारत की प्राचीन परंपरा थी। जब अरब कंट्री से बहुत सारे लोग यहाँ आए, यहाँ पर मुस्लिम धर्म का जो प्रचार करते रहे और बहुत सारे लोग मस्जिद बनाए और मुस्लिम बन रहे हैं सब लोग, फिर भी इंडिया के जो भी ना इंडिया का इंडिया के पालन वाले, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना कुछ कहा, यहाँ की जनता ने कुछ कहा, आराम से जो मुस्लिम धर्म अपनाना है वो अपना रहे हैं, जो धर्म में रहना है वो रह रहे हैं। कहने का मतलब है हमारा प्राचीन देश है, इस प्राचीन देश में कोई भी किसी का धर्म अपना सकता है, किसी कुल में जा सकता है, किसी गिरजाघर में जा सकता है, किसी मस्जिद में जा सकता है, किसी मंदिर में भी जा सकता है। वो अपना दिल पसंद का काम करता है, कर सकता है, इंडियन का हर कोई सिटीजन। समझ में आ रहा है बच्चों? अतः राजनीतिक ताकत के रूप में आने से कई शताब्दी पहले इस्लाम भारत में एक धर्म के रूप में आ गया था। राजनीति ताकत के रूप में आने से पहले, जैसा कि अपना देश को आप पालना चाहते थे, 1947 से पहले इस्लाम इतना फैला है, पूरे लोग उसको सम्मान करते रहे और प्राचीन परंपरा भी थी। और शताब्दी पहले इस्लाम भारत में एक धर्म के रूप में आ गया। 100 साल पहले, 200 साल पहले, जैसा कि हमारा जो आज़ादी आने से पहले, जो हमारा अपना हुकूमत आने से पहले ही इस्लाम यहाँ पर एक धर्म के रूप में तब्दीली हुआ है और यहाँ के लोग तादाद भी बढ़ी है। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि अरब से जिस तरह से इंडिया तक जो फैलाने वाले लोग जो होते हैं वो बहुत अहम किरदार निभाया गया है। चलिए
मोहम्मद गजनवी और अफगान। लगभग 300 वर्ष तक भारत पर कोई और आक्रमण नहीं हुआ। जैसा कि 300 वर्ष तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं किया था। 1000वीं ईस्वी के आसपास अफ़गानिस्तान के सुल्तान अहमद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने आरंभ किए। 1000वीं ईस्वी के आसपास अफ़गानिस्तान के मोहम्मद गजनवी ने पहली बार इंडिया पे हमला किया है आक्रमण करने के लिए। महमूद गजनवी तुर्क था। मोहम्मद गजनवी कौन था? वो तुर्क था, मतलब तुर्किस्ट था, तुर्की देश से यहाँ आया था, जिसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी। मध्य एशिया जो होता है उसमें तुर्की के लोग ज़्यादा रहते हैं, वो लोगों से उनका ताकत बढ़ा लिया है। इस तरह से फ़ौरन इंडिया पे आक्रमण करने के लिए भागा है। इसने बड़ी निर्ममता से कई आक्रमण किए, जिसमें बहुत खून खराब हुआ। हर बार मोहम्मद अपने साथ बहुत बड़ा खजाना ले गया। हिंदू धूलकणों की तरह चारों तरफ बिखर गए और उनकी बात पर लोगों के मुंह में पुराने किस्से की तरह बाकी रह गई। जो तितर बितर होकर बच्चे रो रहे उनके मन में सभी मुसलमानों के प्रति गहरी नफ़रत पैदा हो गई। मोहम्मद गजनवी जब आए थे इंडिया को, जब तक ना किसी के दिल में ना मुस्लिम, ना हिंदू, ना क्रिश्चियन की बात थी। जब मोहम्मद गजनवी आए थे, वो आने के बाद जितना लूटा है वो लूटपूट को लोग डर गए। हिंदू लोग कहाँ से रहे पता नहीं, जान बचाने के लिए बहुत कुछ कोशिश किया था उन्होंने। तब से जो कुछ लूटा गया है हिंदुस्तान के अंतर्गत से बहुत कुछ लूटा गया है। तब से लेकर मुसलमानों के ऊपर नफ़रत आने लगी हिंदुस्तान के लोगों को। अनुमान लगाया जा सकता है कि महमूद ने कितनी तबाही की थी मुसलमानों के ऊपर। जिस तरह से गुस्सा एकदम भारतीयों को आया है, इसका मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने कितना तबाही किया होगा। गजनवी जी ने, महमूद गजनवी जी ने कितना तबाह किया होगा हिंदुस्तान को। पर महमूद ने उत्तरी भारत का सिर्फ एक टुकड़े को छुआ और लौटा था, जो उसके घावे के रास्ते में पड़ा था। पूरा मध्य पूर्व और दक्षिण भारत उनकी पूरी तरह बच गया था। जब ये एशिया की ओर आया था, इंडिया में उत्तर भारत देश में भी इन्होंने बहुत हल्का मचाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वो अच्छा है। महमूद ने पंजाब और सिंधु को अपने राज्य में मिला लिया। महमूद गजनवी ने पंजाब और अपने राज्य में सिंधु को अपने राज्य में मिला लिए हैं। वह हर घावे के बाद गजनी लौट जाता था, पर कश्मीर पर विजय नहीं पा सका। कितना भी मेहनत किया होगा, वो सिंध को और पंजाब को उन्होंने हावी किया था, उनको हासिल किया भी था, लेकिन कश्मीर पे वो उन्होंने हावी नहीं हो पाया है और उस पर जीत नहीं पाया है। वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका। वह पहाड़ी देश
इसे रोकने और मार भगाने के सफल हो गए। जिस तरह से वो पहाड़ी लोग थे, उन लोग ने गजनवी को वहाँ नहीं आने दिया, उन लोगों ने इनको मार कर भगाया दिया है। वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका, वह पहाड़ी देश उसे रोकने और मार भगाने के सफल हो गए। कठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तान इलाकों में भी उसी भारी हार खानी पड़ी। इस आखिरी घावे के बाद वह फिर नहीं लौटा। जाते समय राजस्थान सोमनाथ देवालय जितने भी आलय से उन्होंने जो कुछ लिया है, जो कुछ उन्होंने यहाँ से लेकर गया है, वो जब राजस्थान के ओर से वो जा रहे थे, वो जो घाव खाए थे, वो मार खाए थे, वो लोग जितना उनको बहुत सख्त किया था वहाँ आने से, जब से एक बार लौटे हैं उन्होंने अफ़गानिस्तान को, फिर नहीं लौट आए हैं यहाँ तक। महमूद की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। उनकी मृत्यु के बाद 160 वर्षों से अधिक समय तक ना तो भारत पर कोई आक्रमण हुआ और ना ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी नाम के एक अफ़गान के गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया। उसके पहले लाहौर पर घावा किया और फिर दिल्ली के राज पृथ्वीराज चौहान ने उसी पूरी तरह पराजित कर दिया। शहाबुद्दीन अफ़गानिस्तान लौट गए और अगले साल एक और फौज लेकर लौटा। इस बार उसकी जीत हुई और 1192 ईस्वी में वह दिल्ली के तख्त पर बैठे। साधारणतः जब मोहम्मद गजनी जी ने मर गए थे 1030 ईस्वी में, उनके मरने के बाद 160 साल तक ना ही कोई हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान जैसा कि आक्रमण पालित प्रांत को ना कोई देखा था, ना कोई आया था। 160 साल के बाद अफ़गानिस्तान का जो मोहम्मद ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमला किया था, हार कर गया था। फिर 1.5 साल के बाद फिर से हमला किया था, लाहौर को हासिल किया और दिल्ली को भी हासिल किया है। दिल्ली के तख्त पर बैठा है उन्होंने कि 1122 ईस्वी तक उन्होंने दिल्ली की तख्त पर बैठा है। जैसा कि मुग़लों के साथ साथ और अरबपतियों ने सब लोग मिलकर हिंदुस्तान पर राज किया है। उसी राज के वजह से आज हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। मैं कहने का मतलब ये है, जितना भी ये हिस्ट्री जो राज के बारे में हम जानकारी करते रहेंगे, कल अपने बच्चों को, अपने देश के लोगों को, अपने गांव के लोगों को, अपने बहुत सारे लोगों को बताने के लिए एक ज़रिया होता है। स्पेशली बच्चों को पढ़ने के लिए ये रखा जाता है, इसलिए कि बच्चे जान सके हिस्ट्री क्या होता है, इंडिया पर कितने लोग हमले किए हैं, इंडिया किस तरह से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और इंडिया किस तरह से आगे बढ़ा है। ये सब सुनाने के लिए इस तरह के लेसन्स हम लोग पढ़ाना पड़ता है, आप लोग सुनना पड़ता है। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा समझ में आया हो। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी चैनल के लेसन्स को सुन रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस पाठ को यहाँ तक रोक देता हूँ। कल फिर से जहाँ रोके वहाँ से शुरू करेंगे। तब तक विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।